हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच स्वरचित कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है एटीएम। पापा, चाय ले लीजिए, छोटे बेटे ने आवाज़ लगाई। मनोहर लाल घर के आगे बने छोटे से लॉन में बैठे थे। वो रोज सुबह सबके उठने से पहले उठ जाते और उठते ही बाहर आकर बैठ शुद्ध हवा को नथुनों से खींच फेफड़ों में कुछ पल रोक पूरा मुंह फुलाकर धीरे धीरे बाहर की ओर प्रवाहित कर देते। ये श्वसन क्रिया कुछ देर चलती, फिर कुर्सी पर बैठ पीठ को कुर्सी के पृष्ठ भाग के हवाले कर रात के जकड़े हाथ पैरों को हिलाते और फिर उठकर तेज कदमों से चहलकदमी करने लगते। तब तक छोटा बेटा उठ जाता और चाय की प्याली हाथ में लिए ऐसे ही आवाज लगाता। मनोहर लाल बढ़कर चाय की प्याली तो थाम लेते, पर दिल चिढ़ जाता। 1 घंटे से ऊपर क्या उठे हुए, नाश्ते का कहीं पता नहीं। रात को भी जल्दी खाकर सो जाते हैं, इस समय तक भूख लग जाती है। पर बेचारे कहीं किससे, अभी तो सब सो रहे हैं। बेटा उठकर खुद के लिए चाय बनाता है तो उन पर भी मेहरबानी हो जाती है। घंटे भर के अंदर क्रमशः बड़े और मझले बेटे भी चाय की प्यालियों संग उनके सम्मुख अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते। भूखे मनोहर लाल भी घंटे भर में 3 कप चाय हलक में उतार पेट को कुछ तृप्त करने की कोशिश करते। चाय के ऐसे शौकीन नहीं थे, परंतु वो किसी को मना भी इसलिए नहीं करते कि सबको बाप की जिम्मेदारी का एहसास रहे। मनोहर लाल के तीनों बेटे एक ही घर में रहते थे। 2 मंजिले मकान में नीचे के तल पर मनोहर लाल और छोटे बेटे का परिवार, ऊपर के तल में बड़े और मंझले बेटे का परिवार रहता था। परंतु रसोई सबकी अलग अलग थी। रसोई की तरह ही व्यापार भी सबके अलग ही थे। तीनों बहुओं ने एक अदद ससुर के भोजन की साप्ताहिक पाली बांध रखी थी। बड़ी दोपहर का भोजन कराती, रात का छोटी, मंझली बहू सुबह शाम नाश्ता दे देती। सप्ताह बदलते ही पारी भी बदल जाती। बड़ी के जिम्मे नाश्ता, छोटी सुबह का भोजन परोसती तो मंझली रात का खाना खिलाती। ऐसे ही क्रमवार सबकी पालियां बदलती रहती। सबके अनाज, दूध, सब्जी का इंतजाम अब भी मनोहर लाल ही करते, क्योंकि भोजन तो वो हर रसोई से ग्रहण कर रहे थे। ये यथावत जीवन पर्यंत चलता रहे और वो किसी पर बोझ न बने, इसलिए ये व्यवस्था अब भी संभाले हुए हैं। इतना सब करने पर भी बेचारे नाश्ते को तरस जाते। नाश्ता मिलता तो था, पर देर से। इतनी देर में तो पेट के चूहे कई किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ लगा लेते। नाश्ता बनना शुरू होता तो उसकी खुशबू नासिका द्वार से प्रवेश कर पेट तक पहुंच उसे संकेत दे देती कि बस अब ज़्यादा इंतज़ार न करना होगा। नाश्ते की प्लेट में एक और दवाइयाँ भी अपनी जगह बना लेती। रंग बिरंगी गोलियां प्लेट की शोभा बढ़ाती और मनोहर लाल के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती। मनोहर लाल को कई बीमारियां थीं, जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, सब बढ़ा रहता। मीठे के बेहद शौकीन मनोहर लाल जब तब नौकर से बाजार से मंगा चुपके से मीठा खा ही लेते। उसे भी खिला चाशनी से चिपका उसका मुंह बंद कर देते। इतनी दवाइयों के बाद भी शुगर बढ़ ही जाती। कहते, मरना तो है ही तो खा के मरो, यूं मन मार के क्यों मरना। वो जिह्वा को तृप्त कर अपना फर्ज अदा करते और बेटे इलाज करा अपना कर्तव्य निभाते। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। मनोहर लाल सिंचाई विभाग में कार्यरत थे। गांवों और शहरों में हैंडपंप लगवाने का काम उन्हीं के जिम्मे था। हैंडपंप जमीन पर कम, कागज पर ज़्यादा लगते थे और वही कागज रुपयों में परिवर्तित हो तिजोरी में जमा होते जा रहे थे। मनोहर लाल अपनी पत्नी को ऊपर से नीचे तक सोने से लादे रहते। उनका बस चलता तो वो उसके वस्त्र भी सोने के बनवा देते। उन्होंने अपनी अम्मा को सोने के झुमके के लिए तरसते देखा था। कैसे उन्होंने घर खर्च से रुपए बचा बचा कर झुमके के लिए एकत्रित किए थे, लेकिन अचानक आई बीमारी में सारे रुपए खर्च हो गए और वो झुमके की आस मन में लिए दुनिया से विदा हो गई। तभी से मनोहर लाल के मन में
सोने के प्रति लालसा पैदा हो गई। मनोहर लाल की पत्नी पहले बेटे के जन्म के बाद चाहती थी अब एक बेटी हो जाए। मनोहर लाल कभी भी इसके पक्ष में न थे। कहते, बेटी के बाप का सिर हमेशा झुका रहता है, बेटे का बाप छाती चौड़ी करके चलता है। भगवान ने भी मनोहर लाल की सुन ली। बेटी की चाह में 3 बेटे हो गए। बेटी तो थी ना, तो बेटों ने ही कई बार सिर नीचा कर दिया। पढ़ाई में कमजोर, शैतानी में सबसे आगे। कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते कि स्कूल से बुलाहट आ जाती। जब तक गाड़ी में बैठे रहते, ओहदे की ताकत से गर्दन तनी रहती। स्कूल के गेट पर कदम रखते ही झुक जाती। इन्हीं वजहों से हर दूसरे साल स्कूल बदल जाता। पढ़ाई पर पैसा पानी की तरह बहाते। दूर गांव के स्कूल से फॉर्म भरा, किसी तरह 12वीं पास करा दी। लेकिन 12वीं पास लड़के की समाज में इज्जत नहीं होती, इसलिए मोटी रकम दे तीनों को प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएट भी करा ही दिया। जब तक नौकरी थी, कागज पर हैंडपंप लगते रहे, लक्ष्मी बरसती रही। रिटायरमेंट के बाद भी इतना रुपया मिला कि तीनों बच्चों को व्यापार करा दिया। नौकरी तो कहीं मिलनी न थी। बाद में लड़ते, व्यापार के टुकड़े करते, इसलिए समझदारी दिखाते हुए शुरू से ही तीनों को अलग अलग व्यापार करा दिया। मनोहर लाल के बेटे थे, कोई छोटा मोटा व्यापार तो न करते। जैसा बेटों का ख्वाब, वैसा ही मनोहर लाल का भी ओहदे का मान। जमा पूंजी तो व्यापार कराने में खर्च हो गई, लेकिन अब भी पेंशन इतनी आती थी कि घर खर्च आराम से चल जाता। इन सब के बीच मनोहर लाल की पत्नी का भी लंबी बीमारी के बाद देहावसान हो गया। बेटों के विवाह का अरमान मृत शरीर संग शमशान में स्वाह हो गया। मनोहर लाल टूट गए। घर को संभालने के लिए स्त्री की जरूरत तो थी, तो एक एक कर तीनों बेटों का विवाह भी हो गया। पोते पोतियों के जन्म के साथ जैसे जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, मनोहर लाल और अकेले होते जा रहे थे। मन के साथ साथ शरीर भी थकता जा रहा था। अब खाने की प्लेट में अचार चटनी की तरह दवा की रंगीन गोलियां भी परोसी जाती। मनोहर लाल को सादा खाना भाता नहीं। चटखोरी जुबान की बाजार से मंगा चुपके से रसा स्वादन की आदत स्वास्थ्य को बर्दाश्त न थी। सेहत खराब होती जा रही थी। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद आराम करने लेटे तो शरीर वहीं पड़ा रह गया, आत्मा साथ छोड़ गई। रविवार छुट्टी का दिन था, सभी घर पे थे। मंझला बेटा शाम का नाश्ता लेकर कमरे में दाखिल हुआ, बत्ती जलाते ही स्थिति समझ गया। इधर कुछ दिनों से वैसे भी स्वास्थ्य ज्यादा ही बिगड़ गया था। प्रथम दृष्टया तो वो भावुक हो गया, आंखें भर आईं, गला भर आया। दौड़कर उनसे लिपट गया। लिपटते ही हाथ उनके जनेऊ में बंधी उनकी अलमारी की चाबी पर पड़ा, जिसे वो 24 घंटे अपने से विलग न होने देते। लोभी मनोवृत्तियों ने मस्तिष्क को जकड़ लिया। रुदन कंठ में अटक गया, आंखों का पानी सूख गया। अब भावनाएं नहीं, मस्तिष्क काम कर रहा था। पापा की तिजोरी माँ के गहनों से भरी पड़ी थी, जिसे उन्होंने अब तक सहेज कर रखा था, कभी किसी को हाथ न लगाने दिया। कमरा बंद कर तिजोरी से निकालते, देखकर पहुंचकर डिब्बे में लगा तिजोरी में सजा देते। बहुओं ने तो आज तक उन गहनों के दर्शन तक न किए। तिजोरी खुलेगी तो सबका हिस्सा लगेगा। मैं पहले ही उसमें से आधे गहने निकाल लेता हूं, फिर जो बचेगा उसमें तो 3 हिस्सा होगा ही। मंझले ने जनेऊ से चाबी निकालने के लिए जनेऊ खिसकाने की कोशिश की, जो उनके शरीर के पृष्ठभाग से दबा हुआ था। शरीर को अकड़े घंटों बीत चुके थे। अभी वो प्रयास कर ही रहा था कि बड़े भैया का बेटा कमरे में आ गया। दादाजी को इस तरह पड़ा देख और चाचा को उनसे लिपटा देख चीख पड़ा। मंझले ने झट अपना हाथ खींच उनके पैरों को पकड़ लिया। हृदय में नाकामी के नश्तर चुभ गए। पल भर में घर के सभी सदस्य जुट गए।
रुदन का स्वर बता रहा था कि वो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। कुछ ही क्षणों में भावना को पीछे ढकेल चेतना सजग हो गई। मृत शरीर को दो लोगों के सहारे थोड़ा उठाकर जनेऊ से अलमारी और तिजोरी की चाबी निकाली गई। भगवत कृपा से हथेली पूरी खुली छोड़ गए थे तो अंगूठियां उतारने में कोई परेशानी न आई। अंगूठी और चाबी अपने पॉकेट में रखते हुए बड़े ने कहा, पापा की आत्मा बसती थी इसमें। 13वीं तक इसे खोलना ठीक न रहेगा। उसके बाद जो रविवार पड़ेगा उस दिन सबके सामने खोली जाएगी। इस बात पर भ्रिकुटी तो सबकी तन गई, पर बोला कोई भी नहीं। मुखाग्नि छोटे ने दी, इसलिए वो उसी कमरे में रहा, इसलिए सभी निश्चिंत थे। चाबी भले ही बड़े के पास हो, परंतु पहरा उस पर छोटे का था। 13 दिन बीतते पता न चला। इस बीच मेहमानों का आना जाना लगा रहा। 13वीं के दिन शाम को जब सभी मेहमान चले गए, घर की बहुओं के मन में बेचैनी बढ़ गई। रविवार आने में तो अभी 4-5 दिन है। अभी तो सब आज घर पर ही हैं। क्यों ना आज ही तिजोरी खोली जाए। सर्वसहमति से तिजोरी खोलने का प्रस्ताव स्वीकार हो गया। बच्चों को बाहर भेज तीनों बेटे बहुओं सहित कमरे में एकत्रित हो गए। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर बेटे अलमारी के समीप जा खड़े हुए। बहुएं वहीं कुर्सी पर बैठ गईं। शीशम की लकड़ी की भारी सी अलमारी दीवार का सहारा लिए खड़ी थी। उस पर बड़ा सा पीतल का ताला लटक रहा था, जो कम खुलने की वजह से कुछ काला पीला सा दिख रहा था। बड़े भाई ने पॉकेट से निकाल जैसे ही चाबी लगाई, बहुएं कुर्सी का पृष्ठ भाग छोड़ आगे को झुकाई। दोनों भाई अलमारी के और समीप खिसक आए, जैसे किसी तिलस्मी खजाने का द्वार खोला जा रहा हो। अलमारी खुलते ही सामने रखी एक लोहे के काले रंग की तिजोरी पर सबकी निगाहें ठहर गई। तिजोरी नट बोल्ट से लकड़ी के पटरे पर कसी गई थी। उसे बाहर निकालना मुश्किल था। तिजोरी वहीं खोली गई। अंदर से गहने के 20 डिब्बे झांक रहे थे। एक एक कर सबको निकाला गया। बड़ी बहू ने सबको खोलना शुरू किया। कुछ ही समय में गहने की दुकान सज गई। आंखें चौंधिया गई। किसी को मटर माला चाहिए थी, किसी को रामनामी हार, किसी को चंद्रहार। मंझले ने सलाह दी, पास की दुकान से मुरारी सेठ को बुला लेते हैं, गहनों की उचित कीमत के हिसाब से बंटवारा हो जाएगा। इतने आभूषण देख सेठ की आंखें फैल गई। इतने गहने तो उसके खुद के घर में भी ना होंगे। उचित तौल और कीमत के हिसाब से हल्की फुल्की बहस के बीच आसानी से बंटवारा हो गया। इन सब के बाद एक मूंगे की माला बच गई। छोटे ने कहा, मुझे दे दो, मैं बाद में इसके रुपए दे दूंगा। दोनों भाई अड़ गए। या तो रुपए अभी दो या इसके भी 3 हिस्से करो। छोटा अभी उस कीमती आभूषण की कीमत देने की स्थिति में न था। सेठ से उसके 3 हिस्से करने को कहा गया तो उसकी नीयत डोल गई। दबी जुबान बोला, टुकड़े हो जाने से इसकी कोई कीमत न रह जाएगी। ये माला मुझे दे दीजिए, मैं इससे ज़्यादा रकम दूंगा। बड़े को यह बात परिवार की शान के खिलाफ लगी। पिता की भावना की दुहाई देते हुए बोला, इतने सालों से पापा ने माँ की याद को सहेज कर रखा, हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? घर का गहना घर में ही रहेगा। माला के 3 हिस्से हो गए। सेठ आंखों में पुरातन आभूषणों की चमक लिए विदा हो गया। पिता के जाने का गम खुशी में बदल गया। बहुएं सभी अपने अपने हिस्से के आभूषण लिए अपने अपने कमरों में चली गईं। उस रात सोने की चमक ने स्याह रात को भी चमकदार बना दिया था। किसी की आंखों में नींद न थी। दूसरे दिन सुबह सुबह मनोहर लाल के परम मित्र उदय नारायण पधारे। तीनों बेटों को बुलाया। बैठते ही बैग से मकान के कागज, कुछ और कागज निकाल सामने रख दिए। मकान गिरवी रखने और उधार लिए रुपयों का हिसाब लिखा था। देखते ही सबके होश उड़ गए। मंझला बेटा कड़क कर बोला, पापा को रुपयों की क्या कमी थी? वो आपसे क्यों उधार लेते?
ये सब झूठे कागजात हमें मत दिखाइए। उनके न रहने पर बेटों की पीठ में छुरा घोंपने चले आए। सुनते ही उदय नारायण का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। एक पत्र बैग से निकालते हुए छोटे बेटे के हाथ में पकड़ा दिया। बेटे ने खोलकर पत्र पढ़ना शुरू किया। मैं मनोहर लाल बहुत दुख के साथ ये पत्र लिख रहा हूँ। मुझे पता है इसे पढ़ने के बाद तुम लोगों के मन में मेरे लिए कोई जगह न होगी। मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। अगर तुम सब मुझे समझते, मेरी बातों पर ध्यान देते तो मुझे यह कदम ना उठाना पड़ता। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हें व्यापार कराने में लगा दी। अपने लिए कुछ भी न रखा। रुपए लगाते वक्त लगा था ये मेरा ही तो व्यापार है, इससे फिर कमा लूँगा। लेकिन तुम लोगों ने मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। तब भी मैंने संतोष कर लिया। मेरी पेंशन से मेरा काम चल जाता था। मैंने दूध मंगाना बंद किया तो सुबह की चाय भी तुम सबके लिए भारी हो गई। मैं समझ गया जीवन पर्यंत भोजन मिलता रहे, इसलिए अनाज सब्जी दूध की जिम्मेदारी मैंने फिर से संभाल ली। इसके साथ ही मेरी दवाइयों का खर्च, मेरा तेल साबुन कपड़ों का खर्च, ये सब मेरी पेंशन से आराम से हो जाता। लेकिन तुम्हारे शौक पूरा करने के लिए अब मेरे पास रुपए नहीं थे। तुम्हें कार खरीदना हो, विदेश यात्रा पर जाना हो, बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना हो, इन सब के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। शुरू में तो मेरे पास जो रुपए बचे थे उनमें से मैं दे देता था, परंतु बाद में मुझे एक एक रुपए का हिसाब रखना पड़ता। जिसने जिंदगी भर दोनों हाथों से कमाया और खुले हाथ खर्च किया, उसके ये दिन आ गए। तुम सबका व्यापार अच्छा चलता है। तुम अपनी कमाई बैंक में जमा करते और मुझे परेशान करते। जब भी मैं कहता मेरे पास रुपए नहीं है, तुम्हें लगता मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम सब ये मानने को तैयार ही ना थे। तुम सब ने तो जैसे मुझे एटीएम ही समझ रखा था। तुम्हारा व्यवहार बदल जाता। मैं समझ चुका था इज्जत मेरी नहीं, रुपयों की है। अगर ज़िंदगी सम्मान के साथ जीना है तो तुम सबकी रुपयों की ज़रूरत को पूरा करते रहना होगा। मेरे पास अब सिर्फ ये मकान ही था जो मेरी आमदनी का ज़रिया बना। मैं जानता था उदय नारायण नेक दिल इंसान है, वो कभी भी छल नहीं करेगा। इसलिए मैंने मकान के कागज़ उसके पास गिरवी रखकर तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें पूरा करने के लिए उधार लेना शुरू किया। मेरे मरने के बाद तुम सब मिलकर उधार के रुपए चुकाकर उससे मकान के कागज़ ले लेना। किस तारीख को किसके लिए रुपए लिए, इसका पूरा ब्यौरा एक कागज़ में है जो तुम्हें उदय दे देगा। तुम सबके भी बेटे हैं। जो गलती मैंने की वो तुम मत दोहराना। उम्मीद है तुम अगर मुझे समझ सकोगे तो माफ़ भी कर सकोगे। एक मजबूर बाप, मनोहर लाल। पत्र पढ़कर तीनों का सिर शर्म से झुक गया। रुपए लौटाने के लिए उदय नारायण से कुछ वक्त की मोहलत मांगी और हाथ जोड़कर इस बात को गुप्त रखने की प्रार्थना की। उदय नारायण ने रुपए चुकाने की तारीख दी और मकान के कागज बैग में डाल बाहर निकल गए। जो मातम 13 दिन पहले मनोहर लाल की मौत पर इस घर ने न देखा था, वो आज पूरा परिवार मना रहा था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।